स्वागत है आपका अपने ही जाने पहचाने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं आपकी डिमांड पर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर। आज वही उसी सफर में एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। कारण कारण ये क्योंकि ये लेक्चर आपकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ से रिलेटेड है। कौन सी चीज़ है वो? जो गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स वो जो आप गर्मियों में अलग अलग सबकी पसंद होती है। किसी को स्प्राइट्स पसंद होता है, किसी को माजा पसंद होता है, किसी को फैंटा पसंद होता है, किसी को स्टिंग, किसी को रेड बुल, अलग अलग नाम है उस पसंदीदा चीज़ के, जिसको अगर गर्मियों में मिल जाए तो कहो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना चाहे उतना पिया जा सकता है। क्यों बच्चों? हाँ बिल्कुल। तो उसी कोल्ड ड्रिंक को जब आप पीते हैं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई जब आप पीते हैं, और पहली बात तो अगर आप सबने पी हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे मेंशन करके बताइएगा कि आपके लाइफ की सबसे पहली कोल्ड ड्रिंक कौन सी थी और उसको आपने किस उम्र में पी थी, किस उम्र में पहली सिप आपने उस कोल्ड ड्रिंक की ली थी। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि जब आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली, तो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब आपने खोला तो कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब आपने खोला तो खोलते ही उस कोल्ड ड्रिंक में से बबल्स आने लगे और फिज की साउंड आई। जितने भी लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, तो वो मुझे रीज़न अगर उन्हें पता है तो कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर चीज़ का, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का रीज़न ज़रूर मेंशन करें। और अगर जिन्हें नहीं पता है कि वो बबल्स और वो फिज के साउंड के पीछे का कारण क्या है, क्या उसके पीछे का केमिस्ट्री है, उसके पीछे की साइंस क्या है, अगर जिन बच्चों को इस बारे में नहीं पता है तो वो ये लेक्चर उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया। उनको इसके पीछे की केमिस्ट्री और पीछे की साइंस आज इसी लेक्चर में पता लगने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए और पूरे डिटेल को जान लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है। और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में। ये टॉपिक है क्लास 12 सॉल्यूशन का, क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, आइए उसको समझते हैं। हेनरी लॉ डील करता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी के साथ। किसमें सॉल्युबिलिटी? लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। अच्छा, आप थोड़ा इसके पीछे आप डिटेल जान लीजिए। इससे पहले कि मैं हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करूं डिटेल में, उससे पहले हम गैसेस की प्रॉपर्टी और लिक्विड की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में रहते हैं, फ्री है, फ्रीडम है उनके अंदर, उनके एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और क्लास 11th में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। फ्रीडम, कोई सिस्टम कितना फ्री है, कितनी स्वतंत्रता है, कितना डिसऑर्डर है उसके सिस्टम में, वो सिस्टम उसी में रहना चाहेगा। हर एक सिस्टम स्वतंत्र रहना चाहता है, हर एक सिस्टम फ्री रहना चाहता है, कोई भी सिस्टम बाउंड नहीं रहना चाहता है, बंधा हुआ नहीं रहना चाहता है। इसीलिए जो भी स्टेट ऑफ मैटर है, वो स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड में ना होकर, लिक्विड में ना होकर गैस में रहना चाहता है, क्योंकि गैस में उसकी एंट्रोपी सबसे मैक्सिमम होती है। और वो एंट्रोपी यानी उसकी फ्रीडम मैक्सिमम होती है, वो स्वतंत्र महसूस करता है, वो फ्री महसूस करता है। किसमें? गैसियस स्टेट में, क्योंकि उसमें रैंडमनेस ज़्यादा है। तो आप गैस को जब आप लिक्विड में सॉल्युबल कर रहे हो, तो आप उसकी फ्रीडम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, आप उसकी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं, आप उसको फ्री नहीं देखना चाहते, आप उसको उस पर्टिकुलर लिक्विड में बांधे हुआ देखना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं। तो गैस जिसकी एंट्रोपी लिक्विड में डिसॉल्व होने पर कम हो रही है, वो अपनी एंट्रोपी को कम कर कर, अपनी स्वतंत्रता को कम कर कर खुद से डिसॉल्व होना नहीं चाहिए। तो अगर आपको एक लिक्विड में ये चाहते हैं कि गैस डिसॉल्व हो, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ना होकर नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको उस पर प्रेशर लगाकर उसमें डिसॉल्व करना होगा। एक्सटर्नली कुछ देगा तो आपको उस पर दबाव डालना होगा, प्रेशर पर दबाव डालना होगा कि आप इसमें डिसॉल्व होइए। तो उसी चीज को
हेनरी ने ऑब्जर्व किया और उसी चीज को ऑब्जर्व करके ये बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस की डिपेंडेंस उसके प्रेशर पर कैसे है। उसी को एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपनी थ्योरी दी और क्या कहा कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर एक टेम्परेचर आप फिक्स मान लें तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो गैस उतनी ही ज्यादा लिक्विड में सॉल्युबल होगी। जो जितना ज्यादा लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगी वो उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर लिक्विड में सॉल्युबल होगी। यही सिंपल सा स्टेटमेंट था हेनरी का। हेनरी ने अपने स्टेटमेंट में गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड यही स्टेटमेंट दिया कि गैस जितनी ज़्यादा आपको सॉल्युबल करनी है तो उस गैस का प्रेशर उतना ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर आप गैस को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्युबल करा पाएंगे एक लिक्विड में जिसमें आप सॉल्युबल कराना चाहते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि सॉल्युबिलिटी को अगर हमें दिखाना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्युबल, कितनी गैस सॉल्युबल हुई है, तो उसके एक अमाउंट को लेना पड़ेगा, या तो मास ले सकते हैं या तो मोल से ले सकते हैं। तो जो हेनरी ने लिया है वो मोल फ्रैक्शन लिया है गैस का। अब एक से ज्यादा गैस को जब आप सॉल्युबल कराएंगे तो स्टेटमेंट में कहीं कहीं चेंजेस आ सकते हैं। स्टेटमेंट में प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर वर्ड भी यूज करा जा सकता है। पार्शियल प्रेशर, जब एक से ज्यादा गैस एक पर्टिकुलर लिक्विड में आप सॉल्युबल कराएंगे तो सब गैस का अपना अपना प्रेशर होगा, तो उसमें एक गैस के प्रेशर को डिनोट करेंगे उसके पार्शियल प्रेशर से, वर्ड यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो तब हो जाएगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उसमें फॉर्मूला अगर हम फॉर्मुलेट करने चले तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, P इज इक्वल्स टू KH इंटू काय, यानी मोल फ्रैक्शन, और ये जो KH है वो है हेनरीज कांस्टेंट। और यहां से अगर काई का रिलेशन निकाले इस KH के साथ तो वो आता है इनवर्स रिलेशन। ये एक कांस्टेंट है और एक गैस के लिए कैलकुलेट करके रख लिया गया है। वो चार्ट यहां पर मैंने बनाकर रख दिया है आपको, जिसमें देखिए KH की वैल्यू हीलियम के लिए ये है, नाइट्रोजन के लिए ये है, ऑक्सीजन के लिए ये है। और KH की वैल्यू इंडिकेट ये कर रही है कि जिसका KH ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। जिसका KH ज्यादा होगा उसके लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, मतलब उसके लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कम हो जाएंगे। और जिसकी KH की वैल्यू कम होगी उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा हो जाएंगे। तो KH का रिलेशन इनवर्स है। KH की वैल्यू को देखकर आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर गैस इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या वाटर में कम सॉल्युबल होगी। ठीक है। अब तो देखें ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू 35 है और ये इंडिकेट कर रही है कि ऑक्सीजन वाटर में नाइट्रोजन और हीलियम से ज्यादा सॉल्युबल है। और यही रीजन है कि एक्वाटिक एनिमल जो रिवर में जो पानी में रह रहे हैं, जैसे जो भी मगरमच्छ हैं, जैसे वो मछलियां हैं, वो सारी की सारी जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मिल पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी और गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा है। एक तो ये एप्लीकेशन हो गया किसका, हेनरी का। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर। तो पहला एप्लीकेशन पार्ट मैंने जो डिस्कस किया था कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करा जाता है। और अभी हमने बात किया कि भाई गैसेस को आप अपने आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, उस पर आपको प्रेशर लगाकर डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो उन कोल्ड ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करी जाती है टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, उस पर हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर गैस को डिसॉल्व करके उस पर लिड लगा दिया जाता है। जैसे ही आप उस लिड को खोलते हैं,
जब आप लिड को खोलते हैं तो जब तक लिड बनता तब तक प्रेशर, हाई प्रेशर मेंटेन था। जैसे ही आपने लिड को खोला, ढक्कन को खोला, वैसे ही प्रेशर अचानक से डिक्रीज हुआ। तो अंदर वाली गैस जिस पर प्रेशर लगा हुआ था तो वो उस प्रेशर के कारण अंदर ही रह थी। जैसे ही लेकिन आपने ढक्कन खोल दिया तो प्रेशर अब हट गया है, प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, तो उस गैस को बाहर आने का मौका मिल गया। तो बाहर बहुत तेजी में बाहर आती है, जिसके कारण बबल्स क्रिएट होते हैं और फिज की साउंड भी क्रिएट होती है। तो आज आपको रीजन पता चला कि क्यों आप जैसे ही ढक्कन खोले तो वो उसमें से बबल बने और फिज की साउंड हुई। तो वो उन्हीं गैसेस का रिलीज है जो हाई प्रेशर पर उस पर्टिकुलर ड्रिंक्स में डिसॉल्व हुई थी। प्रेशर के रिलीज होने के कारण, प्रेशर के डिक्रीज होने के कारण उनको रिलीज होने का मौका मिल गया। तो ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण। वो कब होता है? जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, जब माउंटेन्स पर जाते हैं, तो दिक्कत क्या होती है कि हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते ही जाते एयर में ऑक्सीजन कंटेंट कम होता जाता है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं कम होने की वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर प्रेशर कम हो गया तो हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन ब्लड में कम डिसॉल्व होगी। ऑक्सीजन ब्लड में कम डिसॉल्व होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बन पाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बन पाएगा तो कॉन्शियसनेस नहीं रह जाएगी। तो ऊपर जाने वाले जो भी हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं अचानक से उन्हें चक्कर महसूस होता है या उनके नाक से ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। ये रीजन, इसी पर्टिकुलर स्टेज को कहते हैं एनॉक्सिया। तो वो क्यों हुई? क्योंकि ऊपर जाने पर गैस का प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से वो ब्लड में कम डिसॉल्व हो पाए। दूसरा रीजन, दूसरा एप्लीकेशन होगी। तीसरा एप्लीकेशन है बैंड्स। बैंड्स क्या है? अभी आप ऊपर जा रहे थे, अब आप नीचे चले आइए। जैसे ही आप किसी वाटर में, रिवर में जब आप नीचे जाने लगते हैं, डेप्थ में जाने लगते हैं, तो आप जानते हैं जैसे आप डेप्थ में जा रहे हैं, ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो बदल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही जैसे आप वाटर में डेप्थ में जाने लगते हैं, लिक्विड में डेप्थ में जाने लगते हैं, वैसे वैसे वाटर सरफेस से एच हाइट की वैल्यू बढ़ती जाती है, एच की वैल्यू बढ़ती जाती है। लिक्विड, आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं लिक्विड का प्रेशर इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि आप डेप्थ में जा रहे हैं, एच की वैल्यू बढ़े, रो जी एच आपने पढ़ा होगा फ्लूइड्स में, प्रेशर इन फ्लूइड्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। लिक्विड का प्रेशर, जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करती है उसके अंदर किसी बॉडी को जब आप उसके अंदर डालते हैं तो उसकी वजह से उस पर क्या होता है, एक लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करती है। और वो प्रेशर का अमाउंट बढ़ता कब है? जैसे जैसे आप हाइट नीचे जाते जाएंगे, डेप्थ में जाते जाएंगे। तो जब भी कोई बंदा डाइवर, स्कूबा डाइवर पानी के अंदर जाता है तो जैसे जैसे वो डेप्थ में जाता है वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। लिक्विड के प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो वो टैंक साथ में लिए रहता है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिसॉल्व रहती है, वो क्या करता है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है वैसे वैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू करती है। अब ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेती है जो कि बॉडी के लिए यूजफुल है। लेकिन नाइट्रोजन किसी पर्टिकुलर चीज से कंबाइन होकर या हीमोग्लोबिन से कंबाइन नहीं करती है, तो वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। और जब स्कूबा डाइवर्स डेप्थ से धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं तो प्रेशर डिक्रीज की वजह से जो नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व थी हाई प्रेशर पर, अब प्रेशर डिक्रीज की वजह से उसे बाहर आने का मौका मिलता है। और आप देख रहे हैं KH की वैल्यू 77 है, यानी काफी ज्यादा कम होने की वजह से नाइट्रोजन गैस भी काफी ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाती है, अंदर चली जाती है। लेकिन प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होता है वैसे ही वो निकलती है बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में, बहुत हाई रेट में निकलती है। निकलने की वजह से ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पेनफुल इफेक्ट पैदा करती हैं। सीने में दर्द होने लगता है, हाथों में दर्द होने लगता है। तो उसकी वजह से ये रहा हेनरी का एप्लीकेशन की ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई, और जैसे ही वो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो फिर उनकी सॉल्युबिलिटी कम हुई और वो बाहर आने लगी। इसकी वजह से
स्कूबा डाइवर्स अपने साथ टैंक में केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ना लेकर बल्कि हीलियम को भी लेते हैं वो साथ में, जब वो डेप्थ में जाते हैं। अब हीलियम को डालने से क्या फायदा हुआ? हीलियम को डालने से ये फायदा हुआ, एक तो हीलियम का केज इतना ज्यादा होने के कारण वो ब्लड में सॉल्युबल होती नहीं, बिल्कुल नहीं सॉल्युबल होती। दूसरी बात, चाहे इतना प्रेशर हो जाए, दूसरी बात, अभी तक केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था तो ज्यादा कंटेंट नाइट्रोजन का था, केवल दो ही चीज थी, वो घटकर अब कम हो गया, 56.2% हो गया। तो जो जिसकी वजह से पेनफुल इफेक्ट पैदा हो रहा था उसका अमाउंट आपने घटा दिया हीलियम को ऐड करके। तो ये रहे 3 एप्लीकेशन जो हेनरी लॉ पर बेस्ड थे। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से हेनरी लॉ समझ आया होगा, और अगर आपको हेनरी लॉ समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी ही आपसे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमें हमेशा इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। हम आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।